हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम आगे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसकी कुछ रेमेडीज। ओके, सो आपकी ये थ्योरी क्लास है, इसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगी। इसके बाद हमारे एमसीक्यू सेक्शन क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि वो ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो पर्सन माइनर ना हो, जो पर्सन साउंड माइंड का हो, या वो पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। तो हम अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि क्या इसकी आगे कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा चार्ट है आपका, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि द पर्सन्स हु आर नॉट कैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। एक तो आ गया जी आपका माइनर, ठीक है। उसके बाद है, देखो माइनर जो है इसमें होता है द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। बट अगर वो अंडर गार्डियनशिप एक्ट के तहत है तब उसकी एज 21 बन जाती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वॉइड एक्ट। ठीक है, बट मेजर हो गए हो तब दैट कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। फिर आपकी मर्जी होती है, कुछ लिमिटेशन पीरियड आपको देते हैं। ठीक है, उसके दौरान आप उसको वॉइड से वॉइडेबल कर सकते हो, वॉइड मतलब उसको आप वैलिड बना सकते हो या फिर उसको आप वॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के कौन होते हैं? जिनका माइंड एग्जैक्टली वर्क नहीं करता। तो जब उनका माइंड ही नहीं वर्क करता तब कहते हैं कि आप उनसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करा के या कोई फोर्स मिसरिप्रेजेंटेशन करके अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करवाते हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर नॉट कैपेबल टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जिनको समझ ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, आप उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे? ठीक है ना। तो कौन है इसमें? इडियट, लुनाटिक्स, ड्रंकन पर्सन एंड ओल्ड पर्सन। ठीक है, ओल्ड पर्सन व्हाई, we will read this in detail that why old person here को क्यों कह रहे हैं हम कि is not capable of contract। इसमें कुछ लिमिटेशन है, we will read that। okay, अब आता है आपका person disqualified by law। इसमें आगे आपके जिनको कोर्ट ने या लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा है वो है जो कन्विक्ट है आपके, या कोई इंसॉल्वेंट है, या कोई एलियन एनिमीज है, मैरिड वुमेन है, फॉरेन सोवरेन है, या कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये है आपकी कैपेसिटी, द पर्सन हु आर नॉट कैपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें आपकी वैलिड कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जब आप एक वैलिड कंसेंट ही नहीं दे पा रहे हो तो हम कैसे मान लें कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल है, सही है? ठीक है ना। और कंसेंट कौन दे सकते हैं? जिनकी कैपेसिटी हो, जो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, पार्टीज मेकिंग एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मींस दे मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टू हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वन मस्ट fulfill the following conditions. These are the age factor, soundness of mind and the legal disqualification. So let us see what does the minor says. Age factor क्या कहता है आपका? A minor is a person, male or female, who has not completed the age of 18 years. ठीक है, in case a guardian has been appointed to the minor or where the minor is under the guardianship of the Courts of Wards Act, the person continues to be the minor until he completes the age of 21 years। ये आपको बात याद रखनी है। वैसे इतना डीप कंसेप्ट क्लैट में नहीं आएगा बिकॉज वो कहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर आपके वो ऐसी चीज आपके पैसेज में डाल दें तो आप वहीं के वहीं समझ ना। वैसे इज 18, अगर वो गार्डियनशिप एक्ट के अंदर तहत उसका गार्डियन लगा हुआ है तब 21 आ जाएगी। ओके, इजी। नाउ according to Indian Contract Act, only a major person is competent to contract। ठीक है ना। मेजर वाई जब आपको कहते हैं रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू शुड हैव द मैच्योरिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द एज फैक्टर। ठीक है ना, जो आपकी लीगल लैंग्वेज है,
चाहे आपका क्रिमिनल रॉन्ग कर रहे हो आप, उसमें भी वो आपकी मेच्योरिटी लेवल देखते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके क्रिमिनल लॉ में 7 years बिलो चाइल्ड इज नॉट कंसिडर्ड, किसने कोई क्राइम भी करेगा ही हैज द डिफेंस। ठीक है, ही इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस। 7 to 12 है, उसका अगेन वो मेच्योरिटी लेवल देखते हैं कि वाज दैट पर्सन मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द ऑफेंस व्हिच ही हैज कमिटेड। तो ऐसे ही इसमें भी आपको याद रखना है मेजर पर्सन, क्यों? बिकॉज वो ये चीज देखते हैं कि आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द कंडीशंस इम्पोज्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो thus contract with or by a minor is altogether void। मैंने आपको क्या बताया, माइनर के साथ कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो that is considered to be the void contract। okay, the word void when used in relation to minor it should be understood as void against the minor। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे उसकी सारी कंडीशंस बिल्कुल सही हो, बट उसके अगेंस्ट माइनर है तो वो वैसे ही void बन जाएगा। बिकॉज क्या कहता है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि आप उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो दोज हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड माइनर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द कैपेबल पर्सन। मेजर होना पड़ेगा उसको। ओके, नाउ soundness of mind, according to section 12 of this act, a person is said to be of a sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to effect upon his interest। अब यही बात ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, you should be sound enough that you are understanding the terms and conditions laid down before you for that contract। जितनी देर आपको वो समझ ही नहीं है, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, then that will not be considered to be a valid contract। So in order to form a valid contract, you should have the proper sound mind so that you can understand or you can form a rational judgment कि उसके अगर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या चीजें, उसकी आपको पूरी समझ होनी चाहिए, तभी के तभी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, पहला हमने इसमें पढ़ा था, जो नहीं कर सकते वो कौन है? lunatic। lunatic is a person mentally affected due to some mental strain or other personal experience। he suffers from intermittent intervals of sanity and insanity। he can enter into contract only during the period of his sound mind। lunatics के इंटरवल्स होते हैं, तो जब उसका साउंड माइंड है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म कर सकता है। उसके बाद idiot। idiot is a person who is permanently of unsound mind। he does not exhibit minor understanding of even minor objects or things। an idiot cannot enter into a valid contract। फिर आ गया आपका drunken person, a person who takes an intoxicants like alcohol or drugs etc। he is temporarily incompetent of entering into a contract। thus so long as one remains under the influence of intoxicants or drugs he has no contractual capacity। thus the agreement made by such persons are void। okay, तो आपको समझ लग गया इसमें। अभी हमने तब ओल्ड पर्सन भी तब पढ़ा था। कई बार क्या होता है, ओल्ड पर्सन को हम इसलिए लेते हैं, वैसे एज सच ओल्ड पीपल कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट व्हेन दे आर नॉट इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। आप धोखे से उनसे कहीं पे साइन करवा लीजिए। ठीक है, वैसे भी आपको पता है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो जिसमें कंसेंट फ्री ना हो, आपका वो वहीं के वहीं जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करता। तो ओल्ड पर्सन में क्या होता है कि आप उनसे जो सम पीपल हु आर नॉट कॉन्शियस इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई वो लिमिटेड है, दैट इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको बस इसका जिस्ट समझना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको वहां समझ लेना कि वो किसकी अकॉर्डिंग बात कर रहा है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। जरूरी नहीं है जो आपके पैराग्राफ में दिया है उसी के रिलेशन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ कई बार डिफरेंट भी होता है। ठीक है, जस्ट उसका आपने इन्होंने मान लो आपका कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ गया, कैपेसिटी के सारे पॉइंटर्स लिख दिए और क्वेश्चन में ऐसी बात पूछ ली जो जिसका सिर्फ हल्का सा वहां पे नोट आपको बता रखा है, क्वेश्चन कई बार उससे अलग आ जाता है। हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीनियर के जब क्वेश्चंस करे थे, हमने तब पढ़ा था पैराग्राफ में उन्होंने और बातें लिखी हुई थी, वहां पे डिफेंसेस लिखे हुए थे, क्वेश्चन कुछ और टाइप के थे। मतलब पूरे टॉपिक से कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा टॉपिक ध्यान से समझने की जरूरत है।
अब चलते हैं हम लीगल डिस्क्वालिफिकेशन पे। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन में आपका आ गया जी एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वो होता है जो पर्सन लिव्स इन एंड इज सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री and is known as alien. He may be friend or an enemy to the citizen of our country. Alien friend can make an agreement with Indian citizen, but if war is declared between the two countries, the citizens of those countries became alien enemies to each other, and agreements made with alien enemies are void. ये बात समझनी पड़ेगी आपको। एलियन एनिमी के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो देन दैट इज कंसीडर टू बी वॉइड अगर वॉर की सिचुएशन हो। ठीक है। नाउ फॉरेन सॉवरन एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स और फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ डू रिप्रेजेंट देयर कंट्री, देयरफॉर दे हैव been provided some immunities. They can make an agreement with Indian citizens and can enforce those agreements against Indian citizens in India, but Indian citizens to sue upon them for the rights arising out of an agreement has to seek prior permission from the central government. So यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ठीक है वो जो है आपके फॉरेन सॉवरन के they can make an agreement with the Indian citizen and can even enforce those agreements into the form of a contract, but in case Indian citizens want to sue them for the rights arising out of an agreement has to seek the prior permission of the central government. So that is why they have the legal disqualification. उनको sue करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, दो यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझिए इस बात को। दे कैन मेक एन एग्रीमेंट विद इंडियन सिटीजन, कैन इन्फोर्स दोस, दे कैन जस्ट इन्फोर्स दोस, बट सू करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखो यहाँ पे सारी एग्रीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की कहीं बात नहीं हो रही, बिकॉज दे आर नॉट लायबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, उनको बहुत सारी इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज वाई। नहीं तो ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यू नो। तो करके सिर्फ वो एग्रीमेंट्स बनाएंगे, एग्रीमेंट्स आपके साथ वो इन्फोर्स भी करवा सकते हैं, but in case of any situation which arises, then in that case if you want to sue them you have to seek the prior permission of the central government. Okay, now corporations, देखो corporation जो है आपका artificial person काउंट करा गया है। ठीक है, because a corporation is an artificial person created by law, a company registered under Companies Act. इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना, जो कंपनी रजिस्टर हो जाती है अंडर कंपनीज एक्ट के लिए वो पर्सन तो बन जाती है, बट दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ बाय रजिस्टरिंग इट। ओके, नाउ a corporation exists only in contemplation of law and has no physical shape or form. The Indian Contract Act does not speak about the capacity of corporation to enter into a contract, but if properly incorporated, it has a right to enter into a contract. It can sue and can be sued in its own name. There are some contracts into which a corporation cannot enter without a seal. देखिए जी, यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो आपका कॉर्पोरेशन है दैट इज कंसिडर टू बी द आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, वो एग्जिस्ट तो करती है, लॉ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन होती है, बट इसकी ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हो बट वो प्रॉपरली जो है इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, सो दैट आपके पास ऐसा राइट हो कि अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कैन सू देम, और उनको भी प्रॉब्लम आती है आपके साथ, दे कैन सू यू। So there should be the incorporation of law should be enforced very much properly, so that all the conditions should be fulfilled. In case any problem arise, you can seek the remedy in the court of law. ठीक है ना, तो कॉर्पोरेशन का इसलिए डाला है बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। Okay, now insolvent, generally when the assets of person fall short of liabilities and liabilities cannot be filled fully. आपको पता है जब कुछ कंपनीज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती हैं या फिर पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, उसके एसेट्स नहीं रहते हैं, द एसेट्स फॉल शॉर्ट, तो उस केस की बात करी हुई है। सच स्टेट ऑफ अफेयर इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। The person is declared as an insolvent by the court. He has to hand over his property to the official receiver. He cannot enter into contracts relating to his property.
अब कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको तो वो ऑफिशियल रिसीवर को देनी पड़ेगी। अब उसको तो देनी पड़ेगी, बट इसका कहते हैं मतलब ये नहीं है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो जो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बिकॉज दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट ही इज नॉट नाउ लायबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी नाउ, बिकॉज दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात की बात करी हुई है। इट इज ओनली व्हेन द कोर्ट इश्यूज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इन फेवर ऑफ दैट पर्सन ही बिकम्स कॉम्पिटेंट। जब कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, पहले उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, बट फिर जब उसको डिस्चार्ज कर दिया देन दैट पर्सन बिकम्स कॉम्पिटेंट। तो यहाँ पे उसकी ये बात करी हुई है कि इंसॉल्वेंट पर्सन कांट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी बिकॉज व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही हैंड ओवर्स हिज ओवर प्रॉपर्टी टू द ऑफिशियल रिसीवर। देन अगेन जब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुका है ऑफिशियल रिसीवर को, तब उसके बाद ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, बिकॉज ही इज लीगली डिस्क्वालिफाइड। ओके, नाउ चलिए मैरिड वुमेन एंड कन्विक्ट के ऊपर। मैरिड वुमेन क्या होता है, दे हैव नो राइट टू मेक एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, मैरिड वुमेन हैज नो राइट टू मेक एग्रीमेंट्स अगेंस्ट इट। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो, उसके लिए मैरिड वुमेन हैव नो राइट अनलेस शी इज ऑथराइज्ड टू डू सो। ठीक है, अगर उसके पास शी हैज पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ हिज हस्बैंड और सो, इफ शी इज ऑथराइज्ड टू डू सो only by husband, then only she has the right to make agreements against that joint property. Okay, she is free to make any agreement to deal with their personal property. उसकी personal property है married women की, she is free, वो अपनी प्रॉपर्टी पे और जैसे मर्जी एग्रीमेंट्स बना ले। उसका पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई इसका बैंक में अकाउंट है या उसकी कोई पर्सनल ज्वेलरी है, जो आपके हम हिंदू मैरिज एक्ट जब करेंगे तब पढ़ेंगे, स्त्री धन। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उस पे शी इज फ्री टू मेक एनी एग्रीमेंट, बट जॉइंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसके और उसके हस्बैंड की जॉइंट प्रॉपर्टी है, शी हैज नो राइट टू मेक एनी एग्रीमेंट। राइट नाउ उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, ऑन द फेलियर ऑफ हस्बैंड टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ हर लाइफ शी बिकम्स एन एजेंट ऑफ हर हस्बैंड बाय नेसेसिटी। ये सारे पॉइंटर्स आप हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ोगे, बट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा समझो इसको। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें उसके हस्बैंड का फुल ऑन फेलियर दिख गया कि वो उसके बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, तो उस केस में वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है एग्रीमेंट बना सकती है। तब किसके अंडर वो आएंगे, बाय नेसेसिटी के अंडर आएंगे, बट शी हैज टू प्रूव दिस थिंग कि under the concept of necessity she is now becoming an agent of her husband to perform these agreements. Okay, now for the supply of such basic necessities she can make agreements binding on the property of her husband. तो ऐसे बेसिक नेसेसिटीज के अंडर she can, देखो फेलियर कुछ ऐसा नहीं, फेलियर के लिए भी आगे पॉइंटर्स होते हैं। when the husband is declared insolvent or he is heavy lunatic, साउंड माइंड, तो ऐसे पॉइंटर्स होते हैं। जब हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट आपका फैमिली लॉ, तब उसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या पॉइंटर्स हैं। अभी के लिए आपको बस ये पॉइंट याद रख लो, जो मैरिड वुमेन है वो कोई भी एग्रीमेंट जो उसका जॉइंट प्रॉपर्टी का है विद हर हस्बैंड, शी इज नॉट लायबल टू मेक any agreement in that particular case. She is free to make an agreement only in if she want to deal with her personal property, तभी वो सिर्फ अपना पर्सनल एग्रीमेंट्स बना सकती है, जॉइंट प्रॉपर्टी को लेके बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ओके, नाउ कन्विक्ट, अ कन्विक्ट इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हाउएवर he can enter into a valid contract after the expiration of his term. मैंने जो आपको इंसॉल्वेंट में बताया था वही इसमें बात है। कोई कन्विक्ट है, अब उसको इम्प्रिजमेंट हो गई, उस दौरान वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता अनटिल अनलेस उसकी जो पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट ओवर हो जाए। जब उसकी एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म होगी, एट दैट टाइम ही इज ओनली कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे यही बात बताई हुई है। A convict can also enter into a sue on contract when on parole, bail,
when he has been pardoned by the court. तो this pointer is very much important. वैसे कन्विक्ट के पास कोई राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट यस ही कैन सू ऑन, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है जब वो पैरोल पे हो या बेल पे हो. वो भी क्या होती है, these are the things, you know, these are the conditions which are pardoned by the court to the convict. ठीक है, तो ओनली इन केसेस में जो वो बाहर हो, ऐसे सिचुएशंस में जो कोर्ट के द्वारा ही ग्रांट करी हुई हैं, उस दौरान ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो वो वैलिड माना जाएगा. अदरवाइज वो जेल में है, कन्विक्टेड है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितनी देर वो क्विट नहीं होता वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता. ठीक है, ही बिकॉज ही इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. ओके, नाउ फ्री कंसेंट, ये आपका सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. यहाँ पे देखिए अगेन मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात करी हुई है. कंसेंसस इडियम, तो section 14 of this act states that consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. undue coercion क्या होता है, जब आप कोई फिजिकल फोर्स लगाते हो. undue influence जब आप मेंटल प्रेशर लगा देते हो. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप इनोसेंटली कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देते हो. फ्रॉड तो आपको पता ही है, चीटिंग डिसीविंग को बोलते हैं. मिस्टेक क्या है, wrong impression about anything is known as mistake. Okay, now what is coercion? Let us see that. Coercion, it implies use of some kind of आपको बस याद रखना है, जहां पे फिजिकल फोर्स आ गया that is coercion. आप किसी के कंसेंट लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा फिजिकली हर्ट कर रहे हो. ठीक है, सो दैट वो आपको पता है ना, आपने कितनी मूवीज में देखा होगा, यू नो, पिस्टल रख दी यहाँ पे या उसको पूरा इतना मार कुटाई कर रहे हो सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी पे साइन कर दे या दैट थिंग्स, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले, या कोई भी आपने मूवीज में कितनी बार देखा है. तो यहाँ पे जब कोर्जन लग जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना है फिजिकल फोर्स लगी है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप इन्फ्लुएंस कर देते हो. इसका एक एग्जांपल है, आपके एग्जाम में आ रखा था कि कोई गुरु था, उसने बोला कि आप मेरी, मतलब गुरु का क्वेश्चन था कि अपने उनको बोला कि आप मुझे इन रिटर्न एक इतनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो. अब ये जो है वो देंगे कि नहीं, इट इज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेते हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मेंटल एलिमेंट आपका होता है. मेंटल एंड मॉरल प्रेशर से पार्टी को बोलते हैं कि कंसेंट दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कीजिए. मिसरिप्रेजेंटेशन अगेन हमने अभी पढ़ के हटे हैं, जब आप इनोसेंटली किसी चीज की गलत रिप्रेजेंटेशन कर दो. ठीक है, while making a contract, one of the party may make a statement regarding the subject matter of the contract. Such statement, if turns to be untrue, amounts to misrepresentation. If a misstatement of, it is the misstatement of material facts. So आपको ये बात याद रखनी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट आपकी आ जाए, ठीक है, जो कि अनट्रू हो, and it amounts to the misrepresentation. Fraud आपको पता ही है, cheating, deceiving, this is considered to be fraud. Fraud is always committed with a view to deceive, to cheat another person. ठीक है, उसके बाद है आपका मिस्टेक. मिस्टेक में क्या है, it may be defined as a wrong impression or erroneous opinion in the mind of a person about any subject matter, event, or it may be कंसेंट समथिंग का. मिस्टेकली कुछ कर देते हो, मिस्टेकली आप कंसेंट दे देते हो कि ठीक है, आपको लगा दोनों को कुछ और आपने हाँ बोल दिया, तो उसमें मिस्टेक का पॉइंट आपका आ जाता है. ठीक है, चलो कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. पहला चलते हैं कोर्जन और अनड्यू पे. कोर्जन आपको पता है फिजिकल फोर्स है, ये आपका मेंटल फोर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है. द कंसेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी इज टेकन बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट. ठीक है, द कंसेंट ऑफ एग्री पार्टी इज obtained by dominating the party by taking an unfair advantage of his position. ठीक है, वो वही जो मैंने बताया ना, आपके एक एग्जाम में आ रखा था, गुरु चेला वाला क्वेश्चन था वो, जिसमें वो उसको इन रिटर्न फेवर के लिए क्या कहता है, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी मुझे दे दो. तो अनड्यू एडवांटेज या कह लो अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन. तो ऐसे जो आपके केसेस होते हैं, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, समझ जाना है वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लग गया. ये सारे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उसमें से चूज करना होता है.
जहां पे मेंटल लेवल की बात आ गई ना, कि मेंटली आप किसी से कंसर्ट ले रहे हो, मेंटली उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करके, तो आपने समझना अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फिजिकल फोर्स यूज हुई है तो कोर्जन है। ठीक है, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी इज नॉट, अब इसमें रिलेशनशिप कोई हो ना हो कोर्जन के लिए, ठीक है, तो आपको बस कहां तक यहाँ पे मतलब होता है, बस कंसेंट लेना है किसी भी तरीके से, थ्रेटन करके, ठीक है, या फिजिकली हर्ट करके। इस केस में सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों जरूरी है, ये बात याद रखो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, तभी आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आओगे जब तक आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है, ये तो आप किसी और थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आओगे, कभी भी नहीं आओगे, ठीक है ना। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए सम सॉर्ट ऑफ, ये नहीं कि देयर शुड बी सम ब्लड रिलेशन और सो, ऐसी कोई बात नहीं होती। लाइक आपको जानते हैं वो पहले से, या अभी बात करके आप इन्फ्लुएंस हो गए उनसे, तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप टू शो दैट एक्चुअली यू वर इन्फ्लुएंस्ड, यू वर हैविंग दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन यू। ओके, वही बेस्ट एग्जाम्पल इसके गुरु चेला वाला होता है, याद रखना ये बात। उसके बाद आगे आपके मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ये क्या कहते हैं, देयर इज नो इंटेंशन बिकॉज दिस इज डन इन इनोसेंस, ये बात याद रखना, इनोसेंट बिहेवियर कह लो आप इसमें। इंटेंशन टू डिसीव और टू गेन एनी अनड्यू एडवांटेज, और फ्रॉड में देयर इज ऑलवेज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें कोई इनोसेंस नहीं होती फ्रॉड में, with a clear intention of deceiving the other party. The other point is it makes the other contract only voidable at the option of the party whose consent has been so caused. उसके बाद in fraud the injured party beside avoiding the contract may also claim the damages. देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का। मिसरिप्रेजेंटेशन होगी बिकॉज वो इनोसेंटली होती है, आप गलती से कोई फैक्ट गलत रिप्रेजेंट कर देते हो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। इसका बहुत ही इजी एग्जांपल बताती हूँ। आप शॉप पे गए, शॉपकीपर को भी लगा, आपको भी लगा कि ये जो चीज है इसका कलर ये है, आपको चाहिए, बट वो कोई और कलर का था। मान लो आपको कोई ब्लैक कलर की चीज चाहिए थी, वहां डे लाइट में आपको ब्लैक लगी, आप ले आए घर, आपके देखते हो अब अरे ये तो नेवी ब्लू है, तब शॉपकीपर को भी ब्लैक लगी थी, फिर आप अगले दिन जाते हो अरे मुझे तो ब्लैक की चाहिए थी, नेवी ब्लू निकला। अब आपकी मर्जी है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रखना है कि उससे अपने पैसे वापस लेके आने हैं। बिकॉज जो मिसरिप्रेजेंटेशन के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इनोसेंट, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं होती आपको डिसीव करने की या कोई एडवांटेज गेन करने की, तो दैट इज वाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वॉइडेबल होते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप रखना चाहते हो कारपेट रख लो, या कोई भी चीज आप लेके आए हो गलत, दोनों की गलती से हो गई है मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको वो चीज रखनी है रख लो, नहीं आपको रखनी है आप वापस करके उससे पैसे ले लो, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अवॉइडेबल। बट आप किसी फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो वॉइड तो हो ही जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी हो जाएगी कि आप इंजर्ड पार्टी अवॉइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, और साथ साथ ये कह रहे हैं डैमेजेस भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉड के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ ही सकते हो, अवॉइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रखना है या कुछ भी, आप डैमेजेस भी है इसमें, ये रेमेडी है, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ओके जी, चलो नेक्स्ट आपका आ गया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये क्या होता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स that a contract is a contract between the parties and no third person can sue upon it। ठीक है, मीन्स जो आपके दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब उसमें स्ट्रेंजर आ जाए वो आपको सू नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ये आपका बहुत ही फेमस केस है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। इसमें हेल्ड करा था कि प्लेंटिफ कैन नॉट सू as he was both a stranger to the contract as well as stranger to the consideration। ये मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर कंसिडरेशन का कराया था उसमें मैंने ये आपको समझाया था, बताया था ये केस। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज अगेन एनालाइज्ड, ये भी केसेस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे क्या है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो दिस कंसेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट in India
A person who is stranger to consideration can sue, whereas in England he cannot. So the person जो स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन का, इंडिया में वो सू कर सकता है और आपके इसमें इंग्लैंड में नहीं कर सकता। हमने कल केस करा था लास्ट वीडियो में रमैया वर्सेस चिन्नैया, तो उस सॉरी चिन्नैया वर्सेस रमैया केस था। तो उस केस में क्या था कि मदर ने डॉटर को बोला था कि वो अपने अंकल को इतने पैसे पे करेगी, तो उसने पे करने से मना कर दिया, बोल दिया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, है ना। तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ठीक है, यू आर लायबल टू पे हिम। तो इस केस में ये बात बोली गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस। इसमें द फेमस केस ऑफ ट्विडल वर्सेस एटकिंसन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजंस मेड इज, जो अगर आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंग्लिश केस ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही लगता है, कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे सर्च कर लेना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस केस विल कम, ठीक है, बिकॉज इसमें डिसीजन लिया था कोर्ट ने, इन दिस said case it had been held that only parties to contract can sue each other, and some facts were mentioned. These are plaintiff A married a lady B. After their marriage, a contract was made in writing between plaintiff's father and his father-in-law. The contract said that both the fathers would pay a particular sum of cash to the plaintiff on marriage. After their duly marriage, B's father died before his portion of cash could have been paid. उसके बाद A brought an action against the executors of B's father to recover the promised amount. ठीक है, in this case it was held that plaintiff was both a stranger to the contract as well as stranger to the consideration. Therefore, he could not enforce the claim nor he couldn't sue the same. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ था, बोथ द फादर्स में हुआ था। सो दैट इज वाई प्लेंटिफ वाज हेल्ड कि आप नहीं सू कर सकते, ना आपको कंसिडरेशन देनी है, ना आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था, कैसे सू कर दोगे। तो ये आपका इंग्लिश केस है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है, देखिए, in this Dunlop न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड को लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था, दिस केस डील्स विद द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. A third party who is not a privy or a party to a contract cannot sue to enforce the terms of the contract. Dunlop was a tire manufacturer who entered into contracts with his dealers, in this case Dew and Co, not to sell the tires below a certain price. He also urged his dealers to enter into such contract with their retailers. In this case, Selfridge is the retailer. If the retailers sell below the list price, they would have to pay Euro 5 per tire in liquidated damages to Dunlop. Dunlop thus was a third party to a contract between Selfridge and Dew. When Selfridge sold the tires at below the agreed price, Dunlop sued to enforce the contract by injunction. अब देखिए जी, जब उसने बात करी थी कि आपका एक अमाउंट फिक्स है, अगर आपने उसके बियॉन्ड पे कर दिया, अपनी चीज बेची, तो आपके पर इतनी पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। अब सेल्फ्रिज जी ने क्या करा, उन्होंने सेल कर दी, फिर जो डुनलॉप था, जिसकी वो टायर की कंपनी थी, उसने उसको सू करा, और उस पे इंजंक्शन, मतलब कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस पे इंजंक्शन, मतलब कि रोक, स्टे लगा दी और डैमेजेस क्लेम करे। Selfridge argued that Dunlop could not enforce the burden of a contract between Dunlop and Dew, which Selfridge had not agreed to. अब इस केस में इन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच हुआ है, आप थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा वो आप समझिएगा। Judgment was given in the favor of Dunlop at the trial court, but on appeal, the damages and injunction were appealed, stating that Selfridge was not principal or an agent and thus was not bound. Or further appeal to the Supreme Court, the decision of the appeal court was upheld, stating Dunlop could not get damages from Selfridge without a contractual relationship. तो यहाँ पे ये बात हो रखी थी, जब आप में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, आप उनको मना नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकते,
ठीक है, इतनी बात समझ लग गई। बट आपके इंडिया में कंसिडरेशन जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है, अभी हम पढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता, ठीक है, उन केसेस में थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो सू। पढ़ते हैं बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट और चार्ज। If a contract has been entered into between two persons for the benefit of a third person, याद रखनी है बात, benefit, ठीक है, and that third person is not the party between the two persons who have formed the contract, then in this case failure by any party to perform his part, the third party can enforce it against the others. इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एलेक्स एंड जेम्स में, उन्हें बेनिफिशियल राइट किसके लिए था, बेनिफिशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी मे बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ रॉबिन। अब एलेक्स एंड जेम्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, रॉबिन की बेनिफिट के लिए, ठीक है। अगर कोई फुलफिल नहीं करेगा, रॉबिन कैन इन्फोर्स हिज क्लेम ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का राइट। इसकी एक्सेप्शन है ये, बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट और चार्ज के अंडर वो उनके लिए क्लेम कर सकता है अपना राइट। तब कोर्ट ये नहीं कहेगी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग गया है, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। आपको बस याद रखना है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कहते हैं कि जब दो बंदों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू, थर्ड स्ट्रेंजर टू द पार्टी, दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू सू, ठीक है। बट इस केस में जब किसी के बेनिफिट की बात हुई है, वो थर्ड पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो पर्सन जो है क्लेम कर सकता है अपना राइट। ओके, दिस कंसेप्ट ऑफ बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस केस। पढ़ते हैं जी केस को। ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस एक्सेप्शन। In this case, there was an agreement between the fathers of a boy and a girl that if girl plaintiff married a particular boy, the boy's father would pay certain personal allowance known as kharcha-e pandan, betel box expense or pin money to the plaintiff. It was also mentioned that a certain property had been set aside by the defendant and this allowance would be paid out of the income of that property. The plaintiff married the defendant's son, but the defendant failed to pay the allowance agreed to by him. देखिए जी, इस केस में क्या है, ये आपका केस है, इसमें ये एक्सेप्शन आपकी रखी गई थी। अब देखिए जी, इस केस में प्लेंटिफ के बेनिफिट के लिए, ठीक है, कुछ बात हुई थी कि अगर मैरिड अ पर्टिकुलर बॉय, द बॉयज फादर जो क्या करेगा, ये सब उसको खर्चा पानदान देगा, ठीक है। अब वो क्या करती है, she married set aside by defendant, हाँ, then pin money. It was also mentioned that certain property had been set aside by defendant and this allowance would be paid out of the income of that property. The plaintiff married the defendant's son, but the defendant again here he failed to pay the allowance agreed to by him. The plaintiff therefore brought an action against the defendant. It was held that in this case, the basis of the plaintiff's claim being a specific charge on the immovable property in her favor, she is entitled to claim same as a beneficiary, and as such the common law rule is not applicable to the facts and circumstances of the present case. बस आपको ये बात रखनी है, because she was entitled, because she was considered same as a beneficiary. उसके बेनिफिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो पूरा नहीं हो रहा है, शी कैन क्लेम दैट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड आपका हमने भी कितने पढ़े हैं, अभी हमने पहला पढ़ा बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट और चार्ज। सेकंड आपका मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट आ गया। ये क्या कहता है, दीज टाइप ऑफ प्रोविजंस इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट लाइकली टू गेट अ स्पेसिफिक शेयर and also to give maximum effect to the will of the testator. तो यहाँ पे आपको मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट का पॉइंटर याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ ए गिव्स हिज प्रॉपर्टी इन इक्वल पोर्शंस टू हिज 3 sons विद अ कंडीशन, ए ने तीनों को इक्वल प्रॉपर्टी जो है दी, बट एक कंडीशन के साथ अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करी कि उनको 10,000 आफ्टर हिज डेथ all 3 of them will give rupees 10,000 each to see the daughter of A.
Now C can prosecute if any one of them fails to obey this. ओके अगर इनमें से कोई फेल कर गया 10,000 ईच तीनों जानों को उसको देना है तो शी कैन सू दैट. ओके ये बात याद रखनी है. आपका लास्ट थर्ड पॉइंटर है इसमें एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपर्स. देयर कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन इन विच ऑल though there may be no privity of contract between the two parties, but if one of them by his conduct or acknowledgement recognizes the right of the another, he may be liable on the basis of law of estoppel. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे there is no privity of contract between the two parties, but if one of them by his conduct or acknowledgement recognizes the right of the another, in that cases they can sue the other person. He is may be liable on the basis of law of estoppel. Example देखिए, if A enters into a contract with B that A will pay rupees 5,000 every month to B during his lifetime and after that to his son C. अब देखिए जी A का B के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो उसको हमेशा 5,000 पर मंथ देगा, ठीक है, टू बी ड्यूरिंग हिज ए की लाइफ टाइम, और उसकी डेथ के बाद दैट टू हिज सन सी, फिर सी को देगा. ए ऑल्सो एक्नॉलेजेस दिस ट्रांजेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सी. सी को भी इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता है. नाउ इफ ए डिफॉल्ट्स, सी कैन सू टू हिम ऑल्दो नॉट बीइंग डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब उसको उसके कंडक्ट से एक्नॉलेजमेंट है कि उसको पता है कि ए ऐसे ऐसे दे रहा है. अगर वो वहां पे चूक जाए, ठीक है, देन उसके पास राइट है कि वो उसको सू कर दे. ठीक है, ये हम पढ़ते हैं केस. द प्लेंटिफ वॉज अ विडो ऑफ ए हु केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी. सी स्टूड एज अ श्योरिटी ऑफ बी. ठीक है, अब जो ए था उसकी विडो थी ये नारायणी देवी, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में था बी के. सी ने बी की श्योरिटी भरी हुई थी. आफ्टर द डेथ ऑफ ए सम पेमेंट्स वर मेड बाय सी टू द प्लेंटिफ, बट आफ्टर सम टाइम द पेमेंट्स वर स्टॉप्ड. अब देखिए जी, ए की डेथ के बाद सी ने कुछ पेमेंट्स दे दी पर थोड़े टाइम बाद उसने स्टॉप कर दी. द प्लेंटिफ ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट बी and C to recover the amount. One of the defendant pleaded that she was not legally entitled to bring any suit. अब देखिए इस केस में बात तो इन दोनों में हुई थी and she was the widow. बट देखिए अगेन हमने भी क्या पढ़ा, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल पढ़ा. इसमें क्या है, आपको उसके कंडक्ट से पता है, यू हैव दैट एक्नॉलेजमेंट कि दैट पर्सन इज आपको ऐसे दे रहे हैं पेमेंट, चाहे आप उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो, बट आपको पता है. तब इस केस में कोर्ट क्या कहेगा, हम पढ़ते हैं. One of the defendant pleaded that she was not legally entitled to bring any suit. The Calcutta High Court, keeping in view the facts and circumstances of the case, held that the plaintiff was entitled to sue although she was not party to the contract because she was acknowledged. उसको पता था. ठीक है ना, आप समझ गए ना इसमें क्या. अगर आपको एक्नॉलेजमेंट है, वो दूसरे के कंडक्ट से आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपके पास वो राइट है कि आप उसको सू कर सकते हो. देन यू आर नो मोर स्ट्रेंजर टू द पार्टी. एग्जाम्पल में उसका सन था, यहाँ पे उसकी विडो थी. ठीक है, आपको समझ लग गया ये 3 पॉइंटर्स प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. कब कब इसकी एक्सेप्शंस हैं, एक तो यही एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल की, दूसरा मैरिज एंड फैमिली में, और दूसरा आपके बेनिफिट के लिए कुछ करा गया है. ठीक है, समझ लगी. मैरिज और फैमिली अरेंजमेंट जब आपकी होती है तब इसमें बेसिकली आपको यही देखना है कि अब इस केस में हमने पढ़ा था, उसके फादर ने बोला था कि सन्स को देना है तो वो देना पड़ेगा उनको. ठीक है, मैरिज एंड फैमिली अरेंजमेंट ऐसे उन्होंने करके गए थे अपने बिल में. ओके, थर्ड इज एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल. ओके, अब हम चलते हैं पढ़ते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. टर्मिनेट कैसे होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं. तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. On the termination of such relationship, the parties are released from their obligations in the contract and in the way contract comes to an end. ठीक है, तो कैसे हो सकता है, आप किसी परफॉर्मेंस के थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि इतने टाइम के लिए है, फिर वो खारिज कर दिया.
कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ जाए जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं पे जाना था कंसल्ट करने, वहां पे आग लग गई, आपने किसी को हायर कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल ही नहीं हो सकता। तो कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने कुछ ऐसा ऑपरेट कर दिया है कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, कोई न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं लॉ के द्वारा, कोई टाइम लैप्स कर गया है, इतने टाइम के लिए था, अब टाइम खत्म हो गया एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, कुछ ऑल्टरेशन हुई उसकी वजह से हो गया, ठीक है, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप खुद ही ब्रीच कर रहे हो कुछ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड टर्मिनेशंस खराब कर रहे हो तब। अब पढ़ते हैं ब्रीच क्या है। अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। These contractual agreements are to be fulfilled by the parties on the due date as per terms and conditions mentioned in the contract, ठीक है ना। When the parties they do not fulfill the obligation or refuses to fulfill the conditions या terms, then that person disables himself to fulfill or that person is considered कि उसने breach of contract कर दिया है। समझ गए आप बात। ब्रीच क्या होता है, जब आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हैं और आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग, तब आपको मान लिया जाता है आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका दो तरीके से होता है। वन इज एक्चुअल ब्रीच, दिस कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, रिफ्यूजेस टू डू सो ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, जो प्रोमिसर था वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है या मना कर रहा है, जो आपकी डेट को उसका मान लो कोई सामान था आपको इस डेट को चाहिए तो वो मना कर रहा है देने के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं हो जाता है। ठीक है, देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसमें आप डैमेजेस एंड ऑल क्लेम कर सकते हो, भी हम पढ़ेंगे इसकी रेमेडीज। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या आती है, द कॉन्ट्रैक्ट the promiser either refuses to perform or make himself unable to perform a promise before the due date. Anticipatory breach of contract take place before the date of actual performance. अब एक्चुअल ब्रीच क्या है, जब डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे ही उसने कर दिया। एंटीसिपेटरी क्या होती है, जब आपको पहले से पता चल जाए कि वो ब्रीच कर रहा है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट एट परफॉर्मेंस नहीं होती तब काउंट करा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं रेमेडीज पे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज क्या है। पहला है आपका रिसेशन, व्हेन अ पार्टी मेक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉट फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन द ग्रीव्ड पार्टी हैज अ राइट टू रिसेंड, रिसेंड होता है खारिज कर देगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। टू एक्सरसाइज दिस राइट द एग्रीव्ड हैज टू फाइल अ सूट फॉर रिसीजन of a contract. On granting rescission, the aggrieved party gets released from his obligation. He is no more liable to perform his promise. समझ गए, जब पार्टी ने कोई ब्रीच कर दिया, अपनी कंडीशन ड्यूटीज नहीं फुलफिल कर रहे, आप सूट फाइल कर सकते हो रेसिशन का। आपका फिर क्या होगा, ग्रीव्ड पार्टी रिलीज हो जाती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस कर दी है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं करा, उसको ब्रीच कर दिया है। ठीक है, अब आता है आपका डैमेजेस ऑन मेकिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टी, द ग्रीव्ड पार्टी में सफर मॉनेटरी लॉस। अब देखिए जी, आपने पैसे दिए थे, दूसरी बंदा आपको भेज ही नहीं रहा है सामान, तब आपका तो मॉनेटरी लॉस भी हो गया। तब इस केस में आप सूट फाइल कर सकते हो डैमेजेस का, उससे जितने आपका लॉस हो उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इन द इवेंट ऑफ ब्रीच he may be put in disadvantageous position or a position of discomfort. In such case, the aggrieved party has a right to claim for compensation. अगर मान लो आपने कुछ दिया भी नहीं, प्रॉमिस था इस टाइम पे फुलफिल होना था, बट आपको बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट और आपकी बहुत ही डिसएडवांटेज प्रूव हो रहा है आपकी पोजीशन पे, तब आप उनसे कंपनसेशन ले सकते हो उस बात की। तो यहाँ पे ये बात करी हुई है। दूसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिकली उनको बोल दो कि देखिए जी आपने ब्रीच करा है, बट मैं चाहती हूँ हम मेरा ये काम इतने टाइम पे करके दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, व्हेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस द एग्रीव्ड पार्टी सफर्स द लॉस, दीज लॉसेस मे बी ऑफ सच अ नेचर दैट डैमेज ग्रांटेड फॉर दीज बाय द कोर्ट में बी इनएडिक्वेट। जो आपको कोर्ट देगी, आपको पता है कोर्ट आपको जो पैसे देगी वो इनएडुकेट है, ठीक है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। It is because such losses cannot be measured in the terms of money. In such cases, the aggrieved party is entitled to claim for order of specific performance. तब आपको जब पता है, अगर आप केस फाइल करोगे या जो भी आपको मॉनेटरी लॉस जो हुआ है उसके आपसे उसका गुजारा नहीं होने वाला,
आप कंपनसेशन दे रहे हैं आपके जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, पर आप कहते हो नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि वो अपना ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो मुझे पूरा करके दे, तो आप उनसे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, जो पर्टिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उसे वो फुलफिल करवाइएगा थ्रू कोर्ट। ओके, नाउ इंजंक्शन स्टे लगा दीजिएगा। इन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द पार्टी हैज मेड अ प्रॉमिस फॉर नॉट डूइंग समथिंग एंड दैट पार्टी टेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डूइंग दैट थिंग। अब इसमें क्या है, पार्टी ने प्रॉमिस करा कि हम ये बात नहीं करेंगे, बट पार्टी क्या करती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, वो एक्ट कर देती है। अब पार्टी को उस एक्ट करने से रोकने के लिए आप इंजंक्शन डाल सकते हो बाय एन एग्रीव्ड पार्टी। इट इज एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्टिंग अपॉन द पार्टी इन रिफ्रेनिंग हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग दैट व्हाट ही हैज परफॉर्मेंस नॉट टू परफॉर्म। अब इस केस में क्या होगा, कोर्ट कह देगा आपने कहा था कि आप ये बात नहीं करोगे, आपने करी है, तो हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, आपको जिस चीज के लिए मना करा हुआ था, इंजंक्शन लग गई है, आप नहीं करोगे, योर प्रॉमिस नॉट टू परफॉर्म। एन इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ which is provided to an aggrieved party where damages would not be an advocate relief. It is a negative form of specific performance. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या था, जो काम नहीं हुआ आप कहते हो करो, मेरा करके दो। इंजंक्शन में आपने किसी चीज के लिए मना करा था, उसको रोक लगा दो, प्लीज ये नहीं होगा, वो उनको आपने हमें मना करा था, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं होगी और आप कर रहे हो, तो थ्रू कोर्ट इंजंक्शन ले लो, उसको वो काम पे रोक लगा दो, स्टे लगवा दो। ठीक है जी। अब आगे आपका सूट अपॉन क्वांटम मैरियट। इसको ऐसे समझो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपको 3000 कुछ 3000 किलो कोई सामान चाहिए था, मान लो, ठीक है, आप ये सोचो आपको 1000 किलो कोई सामान चाहिए था, आपके पास 500, सिर्फ 1000 से 500 किलोग्राम ही रिसीव हुआ है। अब इस केस में वो क्या कहेंगे कि देखिए आगे की डिलीवरी नहीं हुई, बट जो आपको डिलीवरी हो गई है उसकी पेमेंट आप हमें कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोसेस में है कि आपका प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है, बिफोर ही कंप्लीट्स इट द प्रोमिस मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपकी कोई डीलिंग हुई कि आपको वो 100 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बट वो कंप्लीट करने में था, बट उससे ब्रीच क्या हो गई, वो आपको जो है सिर्फ 50 भेज पाया। अब इस केस में क्या कह रहे हैं, क्वांटम मैरियट इज अ लैटिन डिक्टम। देखो जी, ये आपका मैक्सिमम टाइप लैटिन वर्ड है, आगे एग्जाम में याद रखना इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स एज मच एज अर्नड और मैरिटेड, एज मच एज अर्नड और मैरिटेड। ओके, दैट मीन्स quantum merit aggrieved party can also claim for the reasonable cost of work done by him in the contract। जो उन्होंने काम करके आपको दे दिया है, 50 बैग भेज दिए हैं, उसके पैसे आप उनको दे दीजिए जो आपको काम रिसीव हो गया है। ठीक है, क्वांटम मैरिट का ये आपकी रेमेडी है इसमें। तो हमने आज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ये सारी रेमेडीज पढ़ी हैं। ठीक है जी, आपके एग्जाम में आएंगी, आप आई थिंक इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एस्पिरेंट्स। I hope you all are going to do very well. Thank you so very much.